मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में राष्ट्रपति चुनाव 2022 संपन्न होने के बाद अब देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिली है और अब बारी है उपराष्ट्रपति चुनाव की, जो कि 6 अगस्त को देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की हैं और जिनके सामने विपक्ष की उम्मीदवार कांग्रेसी नेता मार्गरेट अल्वा है। तो आने वाले समय में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2024 की जो तैयारी है वो भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक और अगर हम बात करें तो आदिवासी कार्ड खेलते हुए भी भारतीय जनता पार्टी नजर आई और वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आया, चूंकि क्रॉस वोटिंग भी हमें देखने को मिली है। तो ऐसे में क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। राष्ट्रपति चुनाव हमने देखा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा और आने वाले दिनों में उपराष्ट्रपति चुनाव जो होना है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा संख्या जो है वो आदिवासी संख्या बताई जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब बारी है उपराष्ट्रपति चुनाव की। इसके साथ ही 2024 की तैयारी भी बखूबी निभाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी पुरजोर कोशिशें कर रहा है और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हमने जिस तरीके से देखा कि उम्मीदवारों को लेकर के भी पूरी तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपनी तरीके से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही पूरी पुरजोर कोशिशें जो है वो भी की जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां आदिवासी जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है। आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय पार्टियां उभर रही हैं, जो कि पूरे सूबे के चुनाव को काफी ज्यादा प्रभावित भी करती है। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और इसके साथ ही देश की राजनीति में जब से भाजपा निर्णायक भूमिका में आई है तभी से उसके कई फैसले जो हैं वो चौंकाने वाले भी रहे हैं। फिर चाहे किसी चुनाव में उम्मीदवारों को उतारने की बात हो या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी दूरगामी परिणामों के बारे में सोच विचार करते हुए फैसले लेने में अन्य दलों से कहीं आगे नजर आती है। और यही नतीजा हमने राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा है, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल की है और अब सभी की नजरें अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव पर बनी हुई है। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता आई सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी लोगों का सबसे पहले एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता आई सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आपको मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। साथ ही देश को आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है, इसको लेकर के बेहद शुभकामनाएं। और सीधा सा सवाल सर ये है, 2024 की तैयारी की और अब भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जी बिल्कुल कनका जी, मैं अभी आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जी कि आज हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो देश की प्रथम महिला है जी। आज उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है
तो इसके लिए पुनः मैं एक बार आपको, आपके स्टूडियो में सभी लोगों को जी और हमारे साथ जो भी हमारे साथ बैठे हुए वक्ता हैं सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और आगे मैं आपकी चर्चा शुरू करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि बिल्कुल हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है हमारी पार्टी ने। जी एक ऐसी महिला को हम खोज के ले आए जिसको लोग कल तक, क्या जब तक चुनाव नहीं जीती थी तब तक कितनी अनगरल बातें कर रहे थे। कुछ तो ये कह रहे थे कि वो काबिल ही नहीं है, काबिलियत नहीं है उनके अंदर, और बहुत सी बातें करी। राष्ट्रपति के प्रति इस तरह की चर्चा करना मैं अब उचित नहीं समझता हूँ। मगर हमारी जो खोज थी वो ये रहती है कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारा विकास और हमारी जो भी कार्यशैली है उस तक पहुंचे। जी देश के उच्च से उच्च पदों पे हमारे अंतिम पंक्ति वाले भी, क्योंकि देश में सबका समान अधिकार है। यहाँ किसी के लिए कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। जो एक छत्र अपना पार्टी पे कब्जा बना के बैठ जाते हैं कि वो हम चाहेंगे वही होगा, हम करेंगे वही होगा। भैया एक वोट आपका है हिंदुस्तान में, एक वोट उसका भी है जो बहुत दूर दराज पे खड़ा हुआ है। जितने अधिकार आपको है उतने ही अधिकार उसके हैं, तो समान अधिकार है। हम इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विकास वहां तक पहुंचना चाहिए जहां अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको कोई देख नहीं पा रहा है। तो वो हमने करके दिखाया है कि हमने, आप देखिए कि दलित वर्ग से भी राष्ट्रपति बनाया है और एक वनवासी को भी राष्ट्रपति बनाया है और एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया है। हमने जिस तरह से एक राजनीति गुण दिया है, जो लोग कभी इसके सोचते भी नहीं थे, वो राजनीति गुण के इस जगह ला रही है कि हम सोचने शुरू होना पड़ेगा। आज आदिवासी वर्ग अपने आप में बहुत ही हर्षित है, सोच रहा है कि हमारी महिला वहां तक पहुंच सकती है कि हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि आदिवासी की भी कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। तो आज जो है ना सबको गौरवान्वित हमने किया है और वाकई में पूरा आज देश का जितना भी वनवासी है आज बहुत खुश है। आज जो है ना भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिसीजन से, तो ये बहुत एक हमारी उपलब्धि है और देश के प्रति है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये देश के लिए है। बिल्कुल आय सिंह जी, अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं कई राज्यों में, और अगर हम वहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या वहां पर बताई जा रही है। तो ऐसे में इस राष्ट्रपति चुनाव का कितना ज्यादा असर जो है वो हमें आने वाले इन विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल कनका जी, मैं आपको ये बताना चाहूँ, आय सिंह जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। के हिसाब से लाए हैं जी। और तो फिर एक चीज और बताऊं कि वो एक ऐसी महिला थी कि जिनका देश के प्रति शुरू से लेकर अभी तक त्याग रहा है। उन्होंने राजनीति एक वार्ड पार्षद, जिसको निगम पार्षद होता है, वहां से शुरू करी थी जी। और हम ही ने उनको जो है ना, पहली वनवासी महिला थी, हम ही ने उनको गवर्नर बनाया था, अन्य पार्टियों ने नहीं बनाया। अन्य पार्टियां आदिवासियों के नाम से वोट तो खूब बटोरती रही, उनकी चर्चा भी खूब करती रही, मगर जहां उनको अधिकार देने की बात आई तो बहुत दूर हो जाती थी। तो ये हमने वो करके दिखाया है। तो बिल्कुल इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा आज देश का आदिवासी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो चुका है, क्योंकि इस जो हमने किया है वो अन्य पार्टियां 60 साल 70 साल में नहीं कर पाई, तो हमने करके दिखा दिया। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी जी भी बने हुए हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से हमने देखा विपक्ष जब राष्ट्रपति चुनाव में ही एकजुटता नहीं दिखा पाया है, तो 2024 का चुनाव कैसे मिलकर के साथ लड़ेगा? कनिका, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो देश की प्रथम नागरिक है जी। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। और बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति का चयन और चुनाव हो चुका है तो मैं देश के प्रथम नागरिक के चुनाव के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ना ही ये कानूनन उचित होगा जी। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि हमारे जो साथी कह रहे हैं कि इसे भाजपा ने बनाया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत से दलों ने
उनके नाम पर सहमति दी है, वोट दिए, जैसे बीजू जनता दल है, YSR कांग्रेस है। और यहाँ तक मुझे वो नहीं है कंफर्म, क्योंकि मैं 10-15 दिन से मेरा गांव में हूँ पंचायत चुनाव को लेकर, TMC ने भी समर्थन किया है। तो ऐसे में ये कहना कि एक ही पार्टी जहाँ अगर मेरे साथी चाहे तो मैं बीच में इनको क्लियर कर दूं कि 126 विधायक और 17 सांसदों ने अन्य पार्टियों के ने जो है ना बिल्कुल समर्थन दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो पार्टी विपक्ष में है, जो अपना कैंडिडेट लेके आई थी, उनके बीच में से राष्ट्रवादी लोग बाहर निकल के आए, उन्होंने पार्टी की फिक्र ना करते हुए और बिल्कुल जो है ना हमारे कैंडिडेट को वोटिंग की हुई है। राजन जी, इस देश का कनिका हमारे जो भाई हैं भाजपा के, इन्हें राष्ट्रवाद का नशा है। प्रत्येक नागरिक जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो राष्ट्रवादी है। प्रत्येक सांसद विधायक वो शपथ लेता है भारत के संविधान की कि वो राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेगा। अगर इन्हें मूल कॉन्स्टिट्यूशन के मूल की जानकारी नहीं है तो मैं माफी चाहूंगा। रही बात 2024 के चुनाव की, इनका काम जनता नहीं कर रही है, न कार्यकर्ता कर रहे हैं। भाजपा के लिए काम कर रही है ED, CBI, रॉ, इनकम टैक्स और अपूर्ण धन वाले जो है बड़े बड़े व्यापारी, वो इन्हें इतना धन दे रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और लोकतंत्र में धन का और प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने साथी से आपके माध्यम से देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा बढ़ती महंगाई पे वोट मांगने की हिम्मत कर सकती है? क्या भाजपा बेरोजगारी पे कोई वोट मांग सकती है? इसलिए सबको मालूम है कि क्या कर रही है। आज किसान की कितनी बुरी स्थिति है, युवा कितना बेरोजगार है। देश में 84% लोगों की आय घट गई है। तो किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे? डॉलर 80 रुपए का हो गया, महंगाई चरम पे होगी। रातों रात कोयला 9,000 से 25,000 रुपए टन हो गया, रातों रात सरिया 40 रुपए को। आई सिंह जी, तमाम आरोप जो है वो पार्टी पर लग रहे हैं, महंगाई को लेकर के हो गए, रोजगार को लेकर के हो गए। कनिका, when we are in politics, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो हम अपने मैनिफेस्टो के साथ जाते हैं कि साहब हमने ये काम किया और ये काम हम करेंगे। ये बताएं कि आज देश की क्या स्थिति है, आर्थिक स्तर पर हमारी कहाँ स्थिति है। हम आज हमारे GDP जो है बांग्लादेश से पीछे है जी। आज हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी दर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। आज हमारे यहाँ 84% जनता की आय घट रही है। सिर्फ 2-4 मित्रों की, अडानी जी, पूरे देश की आय घट रही है और अडानी जी की बढ़ रही है। इसको जवाब मैं सिंह साहब। चलिए आई सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। आई सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी कनका जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना ही होगा राजन जी, तमाम आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो आपको और आपकी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। बिल्कुल कनका जी, मैं अपने मित्र राजेंद्र जी को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि शायद बोले इनको संविधान की जानकारी नहीं है, तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो भी सांसद आते हैं संविधान की कसम लेके आते हैं, बिल्कुल कसम लेके आते हैं, मगर कुछ ऐसे भी है उसमें से कि कसम लेने के बाद देश की बदनामी भी करते हैं। इंग्लैंड में जाके और विदेशी मीडिया के सामने देश को कहते हैं कि पेट्रोल छिड़का हुआ है, बारूद बिछा हुआ है, सिर्फ माचिस लगाने की जरूरत है। दूसरे इनके बहुत बड़े नेता पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि भारत से ज्यादा तो प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। चुनी हुई सरकार को कहते हैं इसको आप लोग हटाइए और हमें लाइए। ये भी शपथ लेके ही आए थे, ये आपके ही नेता थे, हमारे नहीं थे, जो पाकिस्तान में और इंग्लैंड में जाके कह रहे हैं। और आपके छोटे पूरे नेता नहीं थे। मैं इस पे करना चाहूंगा। बिल्कुल राजन जी, आपका भी जवाब लूंगी, आपका भी जवाब लूंगी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
जब इनकी सच्चाई का आईना दिखाओ तो बीच में बोलना शुरू कर देते, सच्चाई का आईना दिखाया बीच में बोलना शुरू कर दिया। चलिए राजन जी आपका भी जवाब ले लेंगे, आई सिंह जी को सुन लेते हैं फिर आपके पास आऊंगा। कनिका सुनो, एक कनिका जी, देश का प्रधानमंत्री दुश्मन देश में बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी निमंत्रण के जाता है तो उसे आप किस श्रेणी में रखेंगे? जिस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के हमारे हजारों सैनिकों की हत्या करा दी, ये उसकी माँ को शॉल उड़ाने गए और हमें ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए यही होता है ना, किसी भी मुद्दे पर अगर हम चर्चा करने चाहें तो उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान यही होने लगता है सर। अभी हम चर्चा किस मुद्दे पर कर रहे थे? इनकी सरकार थी, हमारे 2 सैनिकों के सर काटे गए थे। इनकी सरकार थी तो हमारे 2 सैनिकों के सर काटे गए थे। चलिए ठीक है, आई सिंह जी, राजन जी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रोटोकॉल से ही गए थे प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है आई सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। आपको इतिहास मालूम नहीं है तो गूगल पे पढ़ाई। ठीक है आई सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री दूसरे देश में नहीं जा सकता है। आप थोड़ा कांग्रेस के लोग पढ़ के आया करो, आप कुछ भी मत बोला करो क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है। जब आपके राहुल गांधी ठीक नहीं आपके राहुल गांधी नहीं बोल पाते हैं, वो झूठ बोलते हैं तो उनकी नकल आप लोग करते हो, मत किया करो। सर देखिए मुद्दे पर रहे, उन्हें तो कुछ आता नहीं है, आप लोग तो होशियार हैं, समझदार है, तो आप राहुल गांधी की नकल करके करोगे तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। मगर हम आप लोगों को बुद्धिजीवी मानते हैं, हम आपको बुद्धिजीवी मानते हैं, आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, मगर राहुल गांधी आपके वाकई में बुद्धिजीवी नहीं है। अब उनकी नकल करके कहोगे तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आई सिंह जी फिलहाल, राजन जी आपको भी मैं रोकना चाहूंगी, हम फिलहाल मुद्दे पर रहे, मुद्दे से ना भटकते हुए नजर आए। अरुण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण जी, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान गाड़ी 3 ट्रिपल तलाक और ये इस तरह के इनके पास मुद्दे हैं। महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं, रोजगार पे बात करने को तैयार नहीं, किसान की फसल की कीमत पे बात करने को तैयार है। आप सदन तो चलने दीजिए, आप सदन में टिकते कानून बना आपका नेता को चर्चा करना आती नहीं है। सदन में या तो हो हंगामा मचाते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं। आपको मालूम है कि सदन का कितना खर्चा, एक मिनट का 1.5 लाख का खर्चा है, पर डे का 1.5 करोड़ का खर्चा है और उस सदन को आपके नेता चलने नहीं दे रहे। राजन जी, जनता के पैसे का दुरुपयोग होना, मामलों को अगर कोई मुद्दों को उठाया भी जा रहा है तो उसको शांतिपूर्वक भी उठाया जा सकता है। 1 मिनट के अंदर 2.5 लाख रुपए का नुकसान भी होता है सर, जनता का ही पैसा है वो भी। अगर आप जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि लोकतंत्र में वहाँ लोकतंत्र का मंदिर है संसद और उसकी प्रक्रिया पूरी रूप से होनी चाहिए। लेकिन संसद का तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने भी बिल ये लाए हैं, आप बताएं कौन से बिल को ये संसद से पहले लाए, कौन सा एक्सपर्ट कमेटी के पास गया, बताए ना, ये कौन सा संसद सर? आज भी आपने देखा ना, आज भी क्या हुआ सदन में? आज की मुझे जानकारी नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं सर जिसको लेकर के संसद को भंग करना पड़ जाता है। मैं बता देता हूँ कनका जी, सबसे बड़ी बात यह है, जो सत्य का है कि राहुल गांधी को सदन की मर्यादा बिल्कुल मालूम नहीं है, ना ही उनको सदन में कैसे बैठा जाता है, कैसे बात करी जाती है, 1% भी उनको जानकारी नहीं है, ना वो जानते हैं इस बात को, और थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसको मानना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो शुरू से जो है ना चांदी की चम्मच लेके आए हैं ना, तो जो चांदी की चम्मच लेके आता है उसके अंदर बहुत बड़ा एक एम भरा रहता है, इसलिए वो सबको जीरो समझते हैं। तो अगर आप इतना ही चिंता है तो आप बहस करिए। मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूँ कि आइए सदन में चर्चा करिए। मैं राहुल गांधी को सदन में बुलाता हूँ, चैलेंज करता हूँ। चलिए ठीक है आई सिंह जी, राजन जी, समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, हमारे साथ लगातार अरुण जी भी बने हुए हैं, अरुण जी से भी सवाल लेना चाहूंगी। अरुण जी, जिस तरीके से हमने देखा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी राष्ट्रपति चुनाव का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? सीधा सा सवाल। देखिए कनिका जी, ये सवाल ही आज आपने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के खास करके प्रथम आदिवासी महिला
आज देश की सर्वोच्च पद 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी है। आज तो चर्चा इसी के इर्द होनी चाहिए थी। और आपने सवाल सही उछाला, लेकिन सिंह साहब और कांग्रेस बिल्कुल सर, यही होता है आरोप प्रत्यारोप, भारत पाकिस्तान, महंगाई, बेरोजगारी। अभी फिलहाल जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर नहीं रहते हैं। देखिए, अब ये बात तो सही है कि इसमें प्रधानमंत्री ने आदिवासी ट्रम्प कार्ड सेट करके और ये विपक्ष को सीधे आप कहिए कि पूरी तौर पर पछाड़ दिया है। और अब उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं 6 अगस्त को, वहां भी एक किसान और जाट के बेटा को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बना करके विपक्ष के सामने एक उल्टी गिनती शुरू करा दी है। इसलिए कि संसद में भाजपा की जो मजबूत स्थिति है तो उनकी जीत तो सुनिश्चित है। और विपक्ष चुनाव के पहले ही बिखर गया है। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस ने मनमाने ढंग से कैंडिडेट तय कर लिया मार्गरेट अल्वा को, तो मैं वोट से बाहर रहूंगी। तो विपक्ष चुनाव से पहले बिखर गया है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में एक द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बना करके जिस ढंग से पूरी देश दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की प्रथम महिला के रूप में जो सम्मान देश को आज मिल रहा है, आज गौरव का दिन है। आदिवासी परिवार और समुदाय के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और अब ये चुनाव की बात जो आपने लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपको मालूम होगा 2024 में लोकसभा का चुनाव है। और अभी तो विपक्ष जो मैं देख रहा हूँ, ना उसके पास नीतियां है, न कार्यक्रम है, न रणनीति है। 2024 तो कहीं देख ही नहीं रही है। इस साल दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, हिमाचल और गुजरात में, और 23 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। आपसे सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नाव डूबेगी, मुखिया डूबेगी या बचाएगी, चर्चा होनी चाहिए। इसलिए कि एक आदिवासी महिला सशक्तिकरण के रूप में जो भाजपा ने एक मुद्दा को देश के सामने रखा, तो इसमें तो विपक्ष पूरी तरह पहले ही बिखर गया। बिल्कुल। और वही अगर हम बात कर ले तो बीजेपी दक्षिण की ओर भी पूरा ध्यान देती हुई नजर आ रही है अभी। बिल्कुल। और आपने देखा कि नन एनडीए पार्टियां ने द्रौपदी मुर्मू को साथ दिया। अब झारखंड में यहाँ जेएमएम के नेतृत्व में सरकार है और वहाँ की सत्तारूढ़ जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन दिया। ये किस बात का संकेत है? मतलब है कि कांग्रेस की रीति नीति भी विपक्ष को रास नहीं आ रही है। आप जहाँ महंगाई और मुद्दों की बात कर क्या कहाँ उछालते हैं? अरे ये ट्विटर से और फेसबुक पर कमेंट देने से आप इसलिए सड़क पर तो आइए। अब संसद में 3 दिन से हंगामा हो रहा है और मुद्दे पर नहीं सड़क पर आएंगे ना सर, सड़क पर तब आएंगे ना जब ईडी पूछताछ करती है। यही दुखद है। अब सोनिया जी को ईडी बुला रहा है, इससे चलते कांग्रेस की सड़क पर आ रहे हैं। ये दुखद है ना। जनता की समस्या को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आते, तो जनता को भी लगता कि जो समस्या महंगाई बेरोजगारी समस्या है, सिंह साहब की क्यों नहीं मोड़ सकते हैं। इनके लिए सुखद क्षण यह है कि विपक्षी पार्टियों को इन मुद्दों को लेकर जहाँ सड़क पर आना चाहिए, अब सोनिया जी को ईडी बुला रही है, इस मुद्दे को लेकर सड़क पर कांग्रेस जा रही है। तो कांग्रेस की साख और विश्वास यूं ही जनता की नजर में खत्म हो रही है। कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी भाजपा का? बिल्कुल। तो विपक्ष कहीं ना कहीं अरुण जी अगर हम बात करें तो कमजोर होता हुआ तो नजर आ रहा है। जहां एक और जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं जो है वो कमी जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। फिलहाल माफी चाहूंगी सर, समय की थोड़ी सी कमी है। अरुण जी, राजन जी, आई सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और उसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।